हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करो। यह एक किताब लिखी है मैंने, ठीक है बच्चों, देखो, द विल ऑफ हैप्पीनेस, अ फादर्स गिफ्ट ऑफ विजडम लव एंड लाइफ लेसन टू हिज सन। ये किताब का कैसे आया, जब मैंने 10 साल पहले जॉब छोड़ी, बच्चे के साथ रहने लगा, वो 3 साल का था, ठीक है। तो महाभारत में एक स्टोरी है, जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने जो है चक्रव्यूह रचना सीख ली थी। तो मुझे ये लगा कि जब गर्भ में बच्चा कोई चीज़ सीख सकता है तो छोटा बच्चा क्यों नहीं सीख सकता। हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, 8 साल 10 साल का होगा, तब हम उसको ज्ञान देंगे तो वो सीखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा बच्चा जब 3 साल का था तो मैं क्या किया, मैं उसके सामने बैठता था, टीवी पे अच्छे अच्छे प्रवचन सुनना, ज्ञान की बातें सुनना, या रेडियो पे अच्छी चीज़ें सुनना, या अच्छी चीज़ें पढ़ना, या उससे मैं बात भी वैसे ही करता था। हुआ क्या, धीरे धीरे स्मूथली, कि वो कोई ध्यान नहीं देता था, वो अपना खेलने में लगा रहता था। मुझे लगा कि ये नहीं सुनता है, फिर भी मैं अपना कंटिन्यू रहा। फिर सडनली एक समय ऐसा आया जब वो मुझसे रिवर्स क्वेश्चन पूछने लगा, हार्डली 5 to 6 एज में, तो 3 साल में। तब मैंने देखा कि वो भले ही नहीं सुन रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ें जा रही थी। जैसे अभिमन्यु के दिमाग में वो चीज़ें जा रही थी, तभी ना उस जब ज़रूरत पड़ी तो उसने कहा मुझे ये सब पता है। तो इसके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चली गई, जब इसको ज़रूरत होगी तो फटाफट। तो वो ज्ञान मैंने 10 साल में उसको दिया, उससे बातें की। उस ज्ञान को मैंने सारा का सारा इस बुक में लिख दिया। इस बुक में हैप्पीनेस को लेके फ्रॉम स्टार्टिंग, आप यहाँ देखिए तो मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ। जैसे हैप्पीनेस द सोल पर्पस ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मेन पर्पस क्या है, हैप्पीनेस, ठीक है। डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन हैप्पीनेस यानी कि जो बच्चा होता है, पैदा होता है, वो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। धीरे 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 वो दुखी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें ईगो और दूसरों से कंपेयर करना, बाकी सारी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ गॉड इन हैप्पीनेस। रोल ऑफ गॉड इन हैप्पीनेस क्या है, कि लोग कहते हैं कि आप भरोसा भगवान पे कितना करते हैं। तो इसमें मैंने ये बताया, आपका भरोसा भगवान पे उतना ही है जितना आप भगवान पे भरोसा करते हैं। अगर आप 100% भगवान पे भरोसा करते हैं तो वो 100% आपका है। अगर 0 करते हैं तो 0 आपका है। तो भगवान है कि नहीं है इस डिपेंड, क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ों का प्रूफ नहीं है। मैं भगवान को मानता हूँ, ठीक है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि भगवान है। सिमिलरली मैं भगवान को मानता हूँ क्योंकि मेरे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि भगवान नहीं है। तो ये उसके बारे में बताया गया। फिर डिफरेंट है हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी, योर हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस। एक देखिए मैंने चैप्टर डाला है कोरोना वायरस हैप्पीनेस। कोरोना वायरस हैप्पीनेस क्या क्या मतलब है इसमें, जैसे हमारा वायरस जो है एक आदमी से निकला पूरी दुनिया में फैल गया, सेम हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस है। आप अगर दुखी हो तो ये याद रखना, आपके दुख से पूरी दुनिया दुखी हो सकती है, वैसे ही आपके खुश होने से पूरी दुनिया खुश हो सकती है। आप अगर दुखी हो तो दुखी हो सकती है। तो ये चीज़ मैंने समझा। दूसरा हैप्पीनेस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमेशा रहना चाहिए। और हैबिट्स एंड करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि छोटी मोटी बच्चा अगर बदमाशी करता है तो उसको करेक्टर से ले लेते हैं। तो करेक्टर और हैबिट में बहुत डिफरेंट है। हैबिट क्या है, एक समझिए बॉडी है, और करेक्टर क्या है, आपकी आत्मा है। तो बॉडी तो कभी कभी घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, कभी कभी ख़राब हो जाती है, चलता है, लेकिन मेन करेक्टर है। अगर कोई बच्चा जो है कुछ समय के लिए बदमाशी कर रहा है, या उसकी जो है हैबिट बिगड़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका करेक्टर बिगड़ गया। मेन हमें देखना है कि करेक्टर कैसा है। करेक्टर अच्छा है तो हैबिट ख़राब है तो भी चलेगा, लेकिन हैबिट अच्छी है और करेक्टर ख़राब है तो नहीं चलेगा। फिर देखिए आपने लिखा है हैप्पीनेस एट द वर्टिकल लाइन। ये मैंने बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पे डाला है, कि मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे पास कुछ बच्चे अंधे होते हैं, या कुछ को सुनाई नहीं देता, या कुछ लंगड़े होते हैं। वो कहते हैं मैं तो निगेटिव हूँ, भगवान ने मुझे निगेटिव लेके भेजा है। तो उनको मैं कहता हूँ भगवान जब भी एक चीज़ माइनस करता है तो दूसरी चीज़ प्लस में देता है। यानी कि निगेटिव साइन कैसे होती है, एक हॉरिजॉन्टल डंडा, ठीक है। यानी कि आपको भगवान ने एक वर्टिकल लाइन दे के रखी हुई है। आप बस क्या करना है, आपको वो वर्टिकल लाइन खोजनी है। यानी कि आपके अंदर अगर निगेटिव चीज़ है तो एक पॉजिटिव चीज़ होगी, उसको खोजना है। यानी कि ये निगेटिव है, निगेटिव में आप वो वर्टिकल लाइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक। अब अगर मान लीजिए आप -1 पे हैं और वर्टिकल लाइन लगा दी तो कहाँ पे पहुँचेंगे, +1 पे। और -10 पे है, वर्टिकल लाइन लगा दी तो +10 पे। तो देखिए कितना अच्छा है। आपको भाई वो वर्टिकल लाइन सेम है, बस खोजना है, और आप जितना निगेटिव में होंगे उतना ही
पॉजिटिव में, ये हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है नो योर बकेट एंड मैग्नेट। ठीक है, इसमें मैंने जीरो का कंसेप्ट समझाया। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि ठीक है मैं नेगेटिव नहीं हूँ, भगवान ने मुझे सब कुछ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं जीरो। तो जिस बच्चे से कुछ नहीं होता है, जो कुछ कर नहीं पाता है, उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीरो का अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस है नहीं ना, अपने आप में तो जीरो ही है, लेकिन 0 1 के पीछे लग जाए तो 10 हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने इसमें समझाई है। आप क्या कीजिए, किसी एक वन को खोजिए। वो वन आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका माँ बाप हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, गुरु हो सकता है। किसी भी एक वन को पकड़िए और उसके पीछे चुपचाप लग जाइए। ठीक है, अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप 0 से तो 10 हुए, लेकिन जो आपका गुरु है या भाई है, माँ बाप है, जो भी है जिसके पीछे आप लगे, वो भी 1 से 10 हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों की तरक्की हो जाएगी। फिर अगला ये नो योर बकेट एंड मैग्नेट। बकेट एंड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, आप अपनी कैपेसिटी समझिए। 2 तरीके की कैपेसिटी होती है। कि मैग्नेट का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को खींचता है। तो अगर आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, आप में पावर है, तो आप दूसरी पावर वाली चीज़ों को खींच देंगे। यानी कि अगर आप खुश रहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग के खुश वाले लोगों को खींच लेंगे, और उल्टा रिवर्स भी है। आप अगर खुश हैं तो उनको भी मैग्नेटिक फोर्स खुश का दे देंगे। दूसरा मैंने बकेट समझाया। बकेट का क्या मतलब है कि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिसके पास बहुत बड़ी बकेट होती है, भगवान उनको बकेट बहुत बड़ी दे के भेजता है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रेन। वो पैदा होते ही जो है एकदम तरक्की करने लगते हैं, सारी चीज़ें उनको मिलने लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष के बाद उनको सब कुछ मिलता है। वो वैसे होते हैं जिनकी बकेट तो छोटी होती है, लेकिन भगवान उनको कहता है कि तुमको बकेट अपनी बड़ी करनी पड़ेगी। ये इसी तरीके से है कि भगवान को 1 लीटर मिल्क तुमको देना है और तुम्हारे पास बकेट है ½ लीटर की, तो तुमको भगवान क्या करेगा, वापस भेज देगा। यानी कि तुमने मेहनत की और तुमको कुछ नहीं मिला, भगवान ने वापस भेज दिया। फिर तुमने मेहनत की, तुम 600 मिलीलीटर की बकेट ले गए, फिर वापस 700, 800, 900, इवन 999 मिलीलीटर की भी बकेट तुम ले जाओगे, भगवान क्या करेगा, लौटा देगा ना। तुम सोचोगे अरे हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं, तो वो 1 मिलीलीटर जहाँ अगर तुम लौट गए तो वो खत्म हो गया, और वही तुमने 1 मिलीलीटर की और मेहनत कर दी, सीधे 1 लीटर पे आ गए, तो भगवान एक साथ पूरा का पूरा 1 लीटर दे देगा। इस तरीके से जो है हमारी बकेट होती है। और कुछ बकेट होती है जिसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, वो होता है उनकी बकेट में ही छेद होता है, वो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। उसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं ऊपर जाऊँगा तो भगवान से लेके आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद है हैप्पीनेस इन रेपिटेंस। रेपिटेंस का क्या मतलब होता है, पश्चाताप। जैसे कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है, ठीक है, तुम उसको सजा दो या मारो तो हो सकता है वो रुक जाए उस समय के लिए, ना करे, लेकिन उसको दोबारा मौका मिलेगा तो वो अगेन गलत काम। रेपिटेंस का क्या मतलब होता है, पश्चाताप। लेकिन अगर कोई आदमी पश्चाताप कर लेता है तो वो कभी जिंदगी में वो गलत काम नहीं करेगा। ये उसी तरीके से है कि कोई कमरा है, बंद है सालों से, ठीक है, अंधेरा है, जब तुम उसको दरवाजे को खोलो तो सूरज की रोशनी एक बार में आती है ना, और एक बार में उजाला हो जाता है ना। ये तो नहीं धीरे धीरे, अंधेरा था 1000 साल से तो हम धीरे धीरे रोशनी। तो रेपिटेंस का वही मतलब होता है, अगर आपके अंदर पश्चाताप है तो वो तुरंत हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में कहते हैं ना कि वो क्या थे, डाकू थे ना, या उंगली मार, बहुत सारे उदाहरण है। अगर वाल्मीकि जो है डाकू थे, उनको हम फांसी लगा देते तो आज हम लोग रामायण से वंचित नहीं रह जाते। तो उसी प्रकार से है, उनको अंदर पश्चाताप आया, सडनली पश्चाताप आया, तो वो निगेटिव से पॉजिटिव, तो वो निगेटिव बहुत थे, इनफाइनाइट पे थे, तो फिर जब पॉजिटिव पे आए तो भी क्या हुआ, इनफाइनाइट पे आए। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ग्लास ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ग्लास ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि आपका जो दिमाग है वो ग्लास है, ठीक है। अब आप दिमाग में जो भरोगे, वट एवर यू फील, सिंपल सी लाइन मैंने लिखी है, वट एवर यू फील दैट विल फ्लो आउट। जैसे अगर तुम गिलास में दूध भरो तो क्या निकलेगा, पानी भरो, धीरे भरो तो भी एक ना एक समय आएगा जब वो भरेगा, जोर से भरो तब भी भरेगा। तो अपने दिमाग में भी अगर आप अच्छी चीज़ें भरोगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए कहा, मैं उसके सामने अच्छी चीज़ें ही चलाता था। तो लोग ये न्यूज़, बुराई की चीज़ें, खराब चीज़ें सुनना ही नहीं है, केवल अच्छी बातें सुनो। अच्छी बातें सुनते सुनते क्या होगा, तुम्हारा दिमाग भी अच्छी बातों से भर जाएगा। इसी को मैंने कहा है रीडिंग एंड ओनली रीडिंग एंड ओनली रीडिंग का क्या मतलब हुआ, आप पढ़ते जाइए, ना लिखने की ज़रूरत, ना बोलने की ज़रूरत। अभी देखिए मेरी किताब लिखी हुई है, मैं बोल भी रहा हूँ,
मेरे इंटर में जो परसेंटेज थे हाई स्कूल में, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेकंड डिवीजन थे, ठीक है, 45-40 में। ना मुझे हिंदी आती ना इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स। पिछले 10 साल से केवल मैं पढ़ रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश दोनों बुक, और मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल बुक। आज की डेट में ऐसा हो गया, अब मैं हिंदी में पोयम, इंग्लिश में पोयम, शायरी, कविता, हिंदी बुक, इंग्लिश बुक सब कुछ लिख सकता हूँ, और सब पे बोल सकता हूँ। अभी मैं बोल भी रहा हूँ। कहाँ से आया? क्योंकि मैंने अपने गिलास को भरा। और भरते समय आपको सोचना भी नहीं, जब आप भरेंगे ना तो एक समय आएगा जब ये फटने की कोशिश करेगा कि ना मैं फट रहा हूँ, जैसे अभी मैं फट रहा हूँ, तब वो लिखावट और स्पीकिंग दोनों अपने आप बाहर आएगी। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रीड एंड रीड, ठीक है। उसके बाद अ सिंपल हैप्पी लाइफ, ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ के लिए कि एक सिंपल हैप्पी लाइफ आपको जीनी चाहिए। उस सिंपल हैप्पी लाइफ में सारी सिंपल चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, चाहे APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, चाहे शिव वर्मा को ले लीजिए, चाहे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट और लोग हैं, उन सबको ले लीजिए, सारे के सारे वैसे ही लिव अ सिंपल हैप्पी लाइफ। फिर उसके बाद है 2.5 हैप्पीनेस, ठीक है। 2.5 हैप्पीनेस क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि लोग दो चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, एक होता है पैसा और दूसरा पावर, ठीक है। लेकिन पैसा और पावर दोनों हाफ है, कभी भी आपका पैसे की कैपेसिटी फुल नहीं होगी, कभी भी आपकी पावर की कैपेसिटी फुल नहीं होगी। तो ये दोनों हाफ हैं, और इस हाफ के पीछे हम लोग भागते हैं, और इस हाफ के पीछे जो हमारी 2 फुल कैपेसिटी है, यानी कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग, क्योंकि हम शरीर से भी दुखी हो जाते हैं पैसे और पावर के पीछे भागने पर, और हम अपने मन से भी दुखी हो जाते हैं। तो हम जो है 2.5 में मैंने यही समझाया है कि आप पैसे और पावर जो हाफ है उसको हाफ ही रहने, जो आपका फुल है उसको नुकसान में मत डालो। उसके बाद है रिचर देन रिच, पुअर देन पुअर, एंड हेल्पिंग अदर्स इज हेल्पिंग योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग अदर इज हेल्पिंग योरसेल्फ। जैसे आप किसी गरीब को कुछ पैसा देते हो या भिखारी को, किस लिए देते हो? कभी तुमने दिया है किसी गरीब को पैसा? किस लिए देते? सर पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कमाने के लिए, और उनकी मदद के लिए, और सकता है पूरी हो जाए, और उसकी अच्छा तो कितने रुपए देते हो? 10 रुपए, 100 रुपए, उससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है? नहीं, लेकिन तुम लोग रुक जाते हो। कोई 10 पे रुकता है, कोई 1 रुपए पे रुकता है, कोई 100 रुपए पे, कोई 1000 रुपए पे। तो ये जो हम लोग करते हैं ना हेल्पिंग, यहाँ मैंने लिखा है ना हेल्पिंग अदर्स मीन्स हेल्पिंग योरसेल्फ। ये तुम गरीब को इसलिए नहीं दे रहे हो कि उसको जरूरत है, तुम वहां से गुजर रहे हो, उसके दुख को देख के तुमको दुख हो रहा है, इसीलिए दे रहे हो। अब तुमने 1 रुपया दिया और तुम्हारा दुख खत्म हो गया, तुम आगे बढ़ गए। गरीब का कुछ नहीं हुआ। तुम देखा नहीं, 1 रुपया दिया, तुम्हारा दुख खत्म नहीं हुआ, तो तुम कहोगे नहीं और दो। 10 रुपया दिया, फिर 100 रुपया दिया। ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा दुख खत्म होगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। गरीब का दुख नहीं खत्म हुआ, तुम्हारा दुख खत्म हुआ, तो तुम किसकी हेल्प कर रहे हो? अपनी। तो यही होता है, कभी भी कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता है, जो भी हेल्प करता है वो अपनी ही करता है। जैसे मैं अभी तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, जो भी, मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ? अपनी कर रहा हूँ, मैं तुम लोग की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जिस दिन मेरी हेल्प पूरी हो जाएगी मैं धक्का देकर भगा दूंगा, ठीक है। तो हर आदमी जो है केवल और केवल अपनी हेल्प करता है, वो कहने की बात होता है वी आर हेल्पिंग अदर्स। फिर उसके बाद है रियल लव इज द रियल हैप्पीनेस, और मदर्स लव। इसमें मैंने एक पोएम लिखी है जिसमें मैंने मदर्स के बारे में लिखा है, आप कभी पढ़िएगा कि जो मदर्स होती है, जो औरतें होती हैं, वो जो है पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती हैं फैमिली के लिए। तो वो किस लिए सेक्रीफाइस करती हैं? जैसे मैंने अभी बताया ना हेल्पिंग योरसेल्फ, तो उनको खुशी मिलती है, तो उस वजह से वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे ही फैमिली भी सिर्फ, बाप जो है क्या कहते हैं, खुद नहीं खाता है पीता है, खुद कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन बच्चे को कपड़े पहनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो होता है। और रियल लव इज द अल्टीमेट लव। रियल लव का क्या मतलब होता है? निस्वार्थ। देखो, रियल लव का, मेरा एक फ्रेंड था IIC बेंगलोर में, उसने मुझे एक वर्ड बोला था जो कि आज तक मुझे याद है, उसी में मैंने ये एक पूरा चैप्टर लिखा। वो कहता था, खत्री साहब अगर आप प्यार करते हैं तो सबसे करेंगे, और नहीं करते हैं तो किसी से। तो उसी को रियल लव कहते हैं। केवल मुझे तुमसे प्यार है, उससे नहीं है, इससे है, उससे नहीं है, घर वालों से है, बाहर वालों से नहीं है, कुत्ते से, बिल्ली से, ऐसा नहीं होता है। लव इज लव, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर, उसी को हम लोग रियल लव कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल लव। तो अब है विजडम एंड हैप्पीनेस बिहाइंड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अभी आप देखिए AI का ज़माना है, लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, जैसे पहले लोग हेल्प करते थे, तो पहले हेल्प कैसे होती थी? जैसे कि मुझे अब किसी को पढ़ाना है, मैं मास्टर हूँ, टीचर हूँ, मैं हेल्प करूँगा एजुकेशन दे के। तो पहले मैं एक क्लास में 100, 200, 400 लोगों को ही पढ़ा सकता हूँ ना, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, यूट्यूब पे वीडियो डालिए, हज़ारों लोग कर रहे हैं,
पहले किसी को ब्लड डोनेट करना था, लेना था तो खोजता था, अब क्या है सीधे मोबाइल पे ऐप डाल दिया तो ब्लड डोनेशन हो गया। ऐसे ही पहले कोई आंधी तूफान आता था पता नहीं चलता था, अब पता चलता है। तो एजुकेशन, अब मुझे लगता है कि जैसे लोग पहले कहते थे ना कि अन्नदान, सेवादान और कौन कौन से दान होते थे, ठीक है ना, इसमें कौन सा है, ज्ञान दान। तो अब मुझे लगता है सबसे बड़ा जो दान है वो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का दान है, ठीक है। जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं, एक मेडिसिन, एक इंजेक्शन बनाने में पूरी लाइफ बिता देते हैं, और एक साइंटिस्ट नहीं, कई साइंटिस्ट कई लाइफ बिता देते हैं, तब एक मलेरिया या एक टाइफाइड की दवाई आती है और वो दवा किस्तों को फायदा करती है। ये होता है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फायदा। तो आप उसी तरीके से उसको कीजिए। उसके बाद लिखा है नोटबुक फॉर हैप्पीनेस। नोटबुक का क्या मतलब होता है, सिंपल है, एक शब्द बताएंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको लिखो, ठीक है। अच्छा कर रहे हो लिखो, बुरा कर रहे हो लिखो। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें रिपीट होती है, समझ में आती है, उसको रखना नहीं है बस लिखना है, एक बार जरूर लिखना चाहिए अपनी चीज़ें। और लिखने से क्या होता है, मेन क्या लिखने का रीज़न होता है कि जब आप लिखते हो ना तो स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, लिखते नहीं पाते। डॉक्टर बहुत तेज लिखते हैं, इससे उनकी राइटिंग खराब होगी, लेकिन आप लिखोगे तो स्लो लिखोगे। जब लिखोगे तो दिमाग ना उसकी स्पीड से काम करता है लिखने से, यानी कि वो स्लो काम करता है। जब वो स्लो काम करेगा तो ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। जो ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा तो वो चीज़ें आपके अंदर से बाहर आएंगी। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखते रहना चाहिए। फिर एक चैप्टर मैंने दिया है 3 कप्स ऑफ हैप्पीनेस। 3 कप्स ऑफ हैप्पीनेस में बहुत क्रिटिकल चीज़ें मैंने समझाई है, जल्दी समझ में नहीं आएंगी। एक होता है कि कोई आदमी लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप उसको रोको, ठीक है। एक होता है आप लड़ाई झगड़ा मत करो, और एक होता है आप वहाँ से चल दो। तो इसको मुझे यहाँ पे समझाना शॉर्ट में बड़ा मुश्किल होगा, तो बस इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि एक कप हो गया आपका कि आप झगड़ा कर रहे हैं तो वो तब मत कीजिए। दूसरा कप हो गया आप दूसरे लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको रोकिए। तीसरा कप हो गया कि आप ही मत कीजिए कुछ, मतलब आप कुछ भी नहीं कीजिए, ना गुड ना बैड। तो इस तरीके से जैसे लोग कहते हैं कि अरे ऐसे करेंगे तो हम तो वो हो गए, क्या कहते हैं, सेल्फिश हो गए। लेकिन इसमें मैंने समझाया है कि वो सेल्फिश नहीं होता है। जब आप शुद्ध होंगे, जब आप कुछ नहीं करेंगे वेदर गुड और बैड, तो उससे पूरी दुनिया जो है उसी हिसाब से चलेगी। जब पुलिस जेल की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब चोर हो, चोरी नहीं होंगे तो जेल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो सब किसी चीज़ की ज़रूरत, ये चीज़ बड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं अभी समझा नहीं सकता, तो आप इसको पढ़िएगा। इसको ही कोई मैंने इसमें समझाया हैप्पीनेस बियॉन्ड गुड एंड बैड, कि जो हैप्पीनेस होती है वो गुड और बैड के एकदम बियॉन्ड होती है। किसी के रेस्पेक्ट में चोरी करना सही है, किसी के रेस्पेक्ट में खराब, किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ सही है, किसी के रेस्पेक्ट, तो वो सब रेस्पेक्ट होता है। गुड और बैड को आप इंडिविजुअल नहीं कह सकते, ठीक है, इट्स डिपेंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू। अगर किसी को बहुत, जैसे कि कोई जानवर है यहाँ पे किसी को मार रहा है मान लीजिए, तो आप कहोगे ना कि देखिए उसको मार रहा है तो आप बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो उसके लिए वो तो अनाज है ना। तो अब क्या सही हुआ, उसको बचाना कि उसको नहीं बचाना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए हैं। तो असल में हैप्पीनेस और लाइफ जो है बियॉन्ड गुड एंड बैड है। आप अपने से नहीं डिसाइड कर सकते व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, वो आपके रेस्पेक्ट में है, लेकिन कोई आपके रेस्पेक्ट में जो गुड है वो दूसरे रेस्पेक्ट में बैड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये भी समझाया है कि जैसे कि मैं अगर अपने वाइफ को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, दिया तो फुल टाइम दिया, या टाइम या पैसे जो भी कह लो आप, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी फैमिली को टाइम पैसे देने लगा, तो क्या होगा, वाइफ का टाइम पैसा कम होगा, तो उसके लिए वो दिक्कत होगी। फिर फैमिली को छोड़ के मैं सोसाइटी को टाइम देने लगा, तो फैमिली फिर दुखी होगी। सोसाइटी को छोड़ के फिर मैं अपने आप को टाइम ऑफ दे लगा, तो सोसाइटी दिक्कत करेगा। तो क्या सही है, ठीक है ना, वाइफ को टाइम देना कि फैमिली को टाइम देना, कि सोसाइटी को टाइम देना, कि अपने आप को टाइम देना। तो इस तरीके से ये असल में क्या होता है ना, ये सब विद रेस्पेक्ट टू होता है। और आप जो क्या कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जिसमें मैंने एक चैप्टर भी लिखा है, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आप सबको हैप्पी नहीं कर सकते। अगर मैं फैमिली को टाइम दूंगा, वाइफ गुस्सा होगी, सोसाइटी को टाइम दूंगा, फैमिली गुस्सा होगी, अपने आप को टाइम दूंगा तो सोसाइटी गुस्सा होगी, जो छोड़ के चला गया। तो आप यू कांट मेक हैप्पी एवरीवन, तो तुम खुश रहो, बाकी सब अपने आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। और डिजायर हैप्पीनेस लाइक ड्रीम्स, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है,
लेकिन इसको मैंने समझाने की कोशिश की है कि डिजायर तो करना है, लेकिन उसको किस तरीके से करना है, सपने की तरह करना है। जैसे सपने में आपको महल मिल गया, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, खुश हो जाते हैं ना, लेकिन जब सपना टूटता है तो दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप लाइफ में भी जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसको आप सपने की तरह कर लें, तो मिल गया तो ठीक है, एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो वो आपके लिए क्या होगा, एक सपना होगा, तो उससे आप दुखी नहीं होंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है समझाना, इसको आप देख लीजिएगा। और लास्ट में मैंने इसमें चैप्टर दिया है, मैंने अपने बच्चे को 10 साल से विजडम दिया, तुम लोग को भी अभी दे रहा हूँ, इस पर भी दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मैंने लिखा है यू कांट टीच विजडम। अब ये क्यों, यू कांट टीच विजडम का ये मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों को मैंने एक ही चीज़ बोली, ठीक है। किसी के बच्चे में 1% जाएगा, किसी में 10% जाएगा, कोई 100% एब्जॉर्ब करेगा। तो मेरा तो ज्ञान सेम था, लेकिन यहाँ पे तुम लोग का एब्जॉर्वेशन जो है वो डिफरेंट हुआ, क्यों, कोई बता सकता है इसका आंसर? सर अपनी ज़रूरत और अपनी समझ के अनुसार हम उतना ही गेन करेंगे जो हम लेना चाहते हैं। हाँ, तो तुम्हारी समझ, तुम्हारी जरूरत, यानी कि यू कांट टीच विजडम, विजडम तुम्हारे अंदर है ही ऑलरेडी। मैं नहीं दे रहा हूँ, किताबें नहीं दे ली हैं, टीवी नहीं दे रहा है, टीवी सब लोग देखते हैं, किताबें सब लोग पढ़ते हैं, ज्ञान सब लोग लेता है, क्या सही है क्या गलत है वो सबको पता है, लेकिन जो मेन विजडम तुम्हारे अंदर है वही मेन विजडम है। तो वो कोई विजडम किसी को नहीं देता, वो बस अंदर से निकलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हल्की सी एक चिंगारी दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर से जो मिट्टी है उसको मैंने साफ कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है द हैप्पीनेस बियॉन्ड फॉर एवर, और इसमें मैंने बताया बहुत सफरिंग की चीज़ें बताई। जैसे इसमें मैंने बुक में लिखा है लास्ट में फादर मरता है, फादर मरने से क्या होता है, बेटा दुखी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तब तक मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें फादर मैं ही हूँ और मैं अपने आप को मार ही नहीं पा रहा हूँ मरेगा तब ना पूरी होगी किताब। तो इसमें मैंने दिखाया दुख भी क्या होता है ना, ये भी रिलेटिव होता है, और इसको मैंने इसमें एक ही चीज़ समझाई है कि इस सफरिंग से बचने का एक ही और एक तरीका है, वो है टाइम का पास होना। जैसे जैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टाइम पास होगा ऊपर की तरफ, सफरिंग आपकी क्या होगी, नीचे की तरफ, कितनी भी बड़ी हो। एक चीज़ ये सब है। दूसरी सफरिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू भी, जैसे कि अभी आपका सडनली एक बच्चा मर जाए एक्सीडेंट में, ठीक, रोड एक्सीडेंट में, आपका केवल बच्चा मारे रोड एक्सीडेंट में, वो सफरिंग, और एरोप्लेन में आपका बच्चा मारे विथ 100 अदर पीपल, वो सफरिंग, क्या दोनों सेम होगी? आप तो कहोगे ना कि बच्चा तो मेरा मरा, सफरिंग सेम होगी, लेकिन असल में सेम नहीं होती है। क्या होता है कि वो जो दुख होता है, वो जो 100 लोग मरते हैं साथ में, वो उससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने समझाई है इसमें। दूसरी चीज़ होता है कि एक सफरिंग है, सडनली दूसरी सफरिंग आ गई, तो नॉर्मली मैथ में क्या होता है, निगेटिव निगेटिव नहीं ऐड करने पर, निगेटिव -3 में -5 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा ना, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा नहीं होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। आपके पास एक बहुत बड़ी सफरिंग है, ठीक है, कोई आपका खास मर गया, ठीक, सडनली एक दिन बाद कोई अगल बगल का मर गया, तो क्या होगा ना कि उसके मरने से दुख नहीं होगा अगल बगल के, लेकिन जो आपका दुख था उसके ऊपर उसकी परत आ गई, आपका दुख ज़्यादा था, उसका दुख कम था, तो उसने उसको ढक दिया। तो इस तरीके से सफरिंग हमारी उस तरफ से भी कम हो जाती है। तो ये भी मैंने इसमें समझाया है कि सफरिंग कैसे कम होती है और उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो हमारी जो बुक है वो स्टार्ट होती है हैप्पीनेस बिगिंस 0 से लेकर, ठीक है, और एंड होती है सफरिंग पे। और जो एज ए मैं मैथमेटिशियन हूँ, तो मैंने मैथमेटिशियन के चक्कर में एक चीज़ समझाई है, जैसे कि पाई क्या होता है, एक सर्कल की वैल्यू होती है 3.14 और वो इनफाइनाइट डेसिमल तक जाता है, कभी ख़त्म होता है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सर्कल बना लेते हैं, पहिए बना लेते हैं, गाड़ी दौड़ा लेते हैं, और डिजाइन करके हम लोग एरोप्लेन मून पे भी भेज देते हैं परफेक्टली, कहीं दिक्कत नहीं होती। वैसे ही हमारी लाइफ भी है, भले ही हमारे पास लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैथमेटिशियन पाई को परफेक्ट ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं और एरोप्लेन भेज देते हैं रॉकेट मून पे, वैसे ही हमको भी लाइफ को भी हर स्टेज पे परफेक्ट मानना होगा। अगर आपकी लाइफ इस समय 3.14 पे परफेक्ट है तो 3.14 पे परफेक्ट मानिए, उसके बाद और डेसिमल डिजिट आपके पास आती जा रही है तो उसको और परफेक्ट बनने जाइए, लेकिन वो हर स्टेप में परफेक्ट है और इसके रिवर्स वो किसी भी स्टेप में परफेक्ट नहीं भी है, ठीक है। आप है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आराम से जियो, खुश होके जियो, और केवल खुश होके जियो, और केवल खुशी के लिए जियो, और किसी चीज़ के लिए नहीं, बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।